अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुभ्रा। फिर मुझे सुना है क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 5। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। तशना यार। हम अभी मनसब को अगली सुबह ही कराची शहर में कुरंगी के पसमानदा इलाके में अपनी दूर पड़ी की बहन की घर ले आई थी, जहाँ से उन दोनों का कुछ दिनों तक छोटा सा घर किराए पर लेने का इरादा था। मैंने की रहने वाली आज डर करके धक्के खाए थी। उस 2 कमरे के छोटे से घर में वो अम्मा भी रुखसार खाला और उनकी 2 बेटियों के साथ रहने पे मजबूर थी। मैंने सो के नहीं रही। उसे बिस्तर पर बेचैन होता देखकर वो बोली, अम्मा भी मुझे नींद नहीं आ रही, ये लाइट कब आएगी? वो अपना रुखसार पे खारिश करती हुई बोली, जहाँ ताज़ा ताज़ा मच्छर ने उसे काटा था। बेटा यहाँ तो सुना है घंटों घंटों जाने के बाद आने का नाम नहीं लेती। शुक्र करो मौसम ठंडा है कराची शहर। यही तो फ़ायदा है गर्मी हो या सर्दी, समंदर की वजह से हवाएं ठंडी चलती। मुझे गर्मी नहीं, मुझे बस ये मच्छर तंग करे, मेरे कानों में आके बिन बिन करे। ऊपर से गद्दा और ये नकली का तख्त, इस पर मुझे नींद ही नहीं आ रही। वो बिस्तर पे हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, आदत नहीं ना इसलिए। मैं रुखसार के साथ एजेंट के पास जाए, उसने कोई सस्ती दर बताया, जरा मालूम करके आ जाओ, ठीक है? वो टॉर्च की कम होती रोशनी में बाहर निकली थी। वो सीधी लेटी बंद पंखे को हल्की रोशनी में टिकटिकी बांधी देके जा रही थी। उसकी आंखों से उसकी गुज़श्ता जिंदगी किसी फिल्म की तरह गुजरने लगी, जिसमें उसके बाबा उसका किस तरह से ख्याल रखते थे। तभी उसका तख्त वाइब्रेट हुआ था। कमरे में मोबाइल की जलती बुझती रोशनी ने उसे मुतवज्जो किया था। वो तेजी से बिस्तर से उठी थी और फोन की सिम लग की थी। उसे ये गुमान था कि ये उसके बाबा का फ़ोन है, क्योंकि इतने दिनों से उसकी फ़ोन पे कभी किसी के लिए कॉल नहीं आई थी। हो ना हो ये उसके बाबा की कॉल थी। उसे बिना नंबर देखे बेताबी से फ़ोन उठा। हेलो बाबा। हेलो बाबा, क्या आप ही है ना? मुझे मालूम था आप मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे। आप बोलते तो नहीं बाबा। वो फ़ोन को कान से लगाए बाबा की गिरदान करी थी, जब कोई फ़ोन पे मुस्कुराया था। तुम्हारे बाबा कहाँ से आ गए? ये तो मैं हूँ, तुम्हारी जान साद अहमद राणा। फ़ोन से बल्कि साद की आवाज़ सुनकर वो सब बदफिज़ा उठी। खुद पे काबू पाते ही वो सब्र के कौड़ी गोद पी गई। क्या तकलीफ है? क्यों फ़ोन किया मेरे नंबर पे? उसके माथे पर गलों का इजाफा हुआ था। तमीज़ से बात करें महतरमा मुझसे आप, मुझे ऐसे लहजे पसंद नहीं। वो गर्जा था तो फिर मरो जहाँ भी हो, मुझे फ़ोन मत करना दोबारा। वो फ़ोन बंद करने लगी जब भी एयरपीस पर उसकी आवाज़ उभरी थी, ऐसी गलती भी मत करना फ़ोन बंद करने की, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, प्यारे बाबा की प्यारी बेटी। क्या बकवास करे, मेरे साथ क्या बुरा होगा? और मेरे बाबा का नाम अपनी गंदी ज़बान पर दोबारा मत लेना। वो रफ्तार लहजे में बोली, अब तो तुम्हारे प्यारे बाबा की ही बातें होंगी। देखो साथ, वो किसी शेरनी की तरह धाड़ी थी। दिखाओ, मैं तो देखने के लिए बता वो तुम्हें। उसकी कहिश बातें सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ा था। तुम दुनिया की घटिया तरीन इंसान हो, मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले ही डिस्टर्ब हूँ। वो अपने रुकते सिर पर दबा के बोली, ओह डिस्टर्ब तो तुम अब रोज होगी मेरी जान। वो जैसा उस फुर्सत से कहीं बैठा हुआ था। डोंट पिकल मी विद सच ऑफुल नेम्स। उसका लहजा पथरीला था। तो तुम कुछ और बता दो, जाने या जाने मन, घटिया और बेगैरत जो कि तुम दोनों हो, और सूट भी बात करती है। उसके चेहरे पर खून से मिटाया था, जो उसकी बात पे शर्मिंदा होने के बजाय कह के लगा रहा था। चलो छोड़ो, काम की बात करते हैं। ऑफिस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरी मर्जी। वो दांतों को पीस कर बोली, नो, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। अच्छा तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मानना तो तुम्हें पड़ेगा मेरी जान। किस खुशा मैं तुम्हारी बाप हूँ, क्योंकि तुम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो। मैं नहीं मानती किसी कॉन्ट्रैक्ट। मानना तो पड़ेगा। वो जैसे से जिद करा दो, वैसे कोर्ट में चैलेंज कर दूँगी। उसे ये यकीन था कि वो अगर ऐसा करेगी 10 मिनट यार कभी भी ऐसा होने नहीं देता, बल्कि वो खुद उसे धक्के मार के जॉब से निकाल दिया। मैंने तो सुना था मनसब अजीत को अपने बाबा की इज्जत का बड़ा ख्याल है। वैसे तुम्हारी इत्तला में अर्ज कर दो, तुमसे थप्पड़ खाने के बाद मैं कल तुम्हारे घर गया था, जहाँ तुम्हारी प्यारी बहन फलक से मुलाकात हुई थी।
वो जो उसकी बातें सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसके पैरों से जमीन सरकती जा रही थी। क्या कोई बहन इस हद तक गिर सकती है? जैसे सोचा न था। उसने मुझे बताया कैसे तुम शादी की रात किसी और के साथ मजे करती हुई पकड़ी गई। सब खामोश हो जा। वो चिल्लाई थी, चिल्ला मत। मैंने कहा था पहले, अकड़ना मत, वरना तुम्हारी सारी अकड़ में 1 सेकंड में निकल दूं। कल तुम अगर ऑफिस में नहीं आए तो परसों के अखबार में इश्तिहार छपेगा कि मजीद साहब की बड़ी बेटी शादी की रात होटल के कमरे में अपने आशना के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। खुदा के लिए साद ऐसे मत बोलो, प्लीज मेरे हाल पर रहम करो। वो गिड़गिड़ाई थी, करूंगा अगर तुम कल ऑफिस में आओगी, वरना याद रखना परसों के अखबार में इश्तिहार छपेगा। वो बंद फोन को हाथ में पकड़े कितनी देर साकित बैठी रही थी जो उस पर कार्यवार कर गया था। वो ऑफिस में लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ी गायब दिमागी से सोच रही थी। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ मजीद कितनी जिल्लत उसका इंतजार कर रही थी। वो मुझे दिल के साथ अपने केबिन में दाखिल हुई थी। अभी उसे बैठे हुए कुछ लम्हे गुजरे थे जब उसे साथ का बुलावा आया था। वो खुद पे जबर करती ऑफिस के दरवाजे से दस्तक देती अंदर दाखिल हुई थी। आपने मुझे बुलाया? वो चेहरे पे बला की संजी थी, तारीकी बोरी जो उसे देख के मुस्कुराया था। कितनी मजबूर हो ना तुम। अब तुम्हें पता चली मैं कैसे पल पल तुमसे इस थप्पड़ का बदला लूंगा। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तुम्हें इस तरह मजबूर करके। वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा झूल रहा था। आसो मत साथ है बदलाओ, वरना मुंह के बंद की मुझे खुदा की लाठी भी आवाज होती है। मन से की आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे फजूल में भाषण मत दो और जाओ जाके सामने रैक से करीबन सेंस की सारी फाइल्स निकाल कर उनका डेटा कंप्यूटर में अपलोड करो। मुझे ये काम आज की तारीख में चाहिए, वरना कल तैयार रहना। वो जख्मी निगाहों से उसे घूरती किसी घायल शेरनी की तरह कमरे से बाहर निकली थी। वो अरमानी का काला सूट पहने जिस पे स्नो वाइट शर्ट पे सफ़ेद और काली धारीदार टाई पहने वो मीर बख्श और अपने असिस्टेंट के साथ अंदर दाखिल हुआ था। चाहे पाउडर खुशबू का रेला पूरे ऑफिस में जैसे बिखर गया था। काम करती ना सिर्फ लड़कियों की बल्कि मर्दों की भी नसें उस पर जैसे जम से गई थी। ये उन सब की दूसरी मुलाकात थी अपने बॉस से इस 1 हफ्ते में, मगर एसएम यार की नज़र किसी और ही की तलाश में थी जिसके साथ गुजारे कुर्बत की चंद घंटे मैसर आने के बाद से वो उसके लिए बहुत अहम हो गई थी, जिसकी एग्जिस्टेंस को वो मानने से इनकारी था। इतने सारे स्टाफ के दरमियान उसे ढूंढना एक सूर्य के बराबर था। वो बेचैनी और इस्तिराब के साथ भारी कदमों से अपने ऑफिस से पड़ गया। उसके अंदर जाते ही जैसे हिप्नोटिज्म खत्म हुआ था। हाय जालिम, काले सूट में क्या गजब ठहरा था। हीरा की तवज्जो दिलाने पर भी मंसा ने गलत निगाह तक न उस पर डाली। वो तंदई से अपने काम करने में मसरूफ रही। तुम्हें पता है हमें जो नया प्रोजेक्ट मिला है, सुना है सर उसे खुद पाकिस्तान में रहकर हैंडल करने मिले। हीरा के बाद सुनकर टैपिंग करते हुए उसके हाथ में भर पर साकित हुए थे। वो फिर से मजबूर हो गई थी अपने काम में। मैं क्या करूँ हीरा, वो पाकिस्तान में रही या पाकिस्तान से बाहर, मैं तो बर्बाद हो गई। वो खुद से बड़बड़ाई थी। तुमने कुछ कहा? नहीं, मुझे खुद से बातें करने की बीमारी है। मैंने तो मुझे ठीक नहीं लग रही। कोई मसला है क्या? नहीं, आई एम फाइन। वो लबों को दांतों से कुतरती ही बोली, ओके। एक के बाद एक मीटिंग ने उसके सर को घुमा के रख दिया था। वो ऐसे ही था अपने काम के मामले में। वो थोड़ी सी भी गलती नहीं छोड़ता था, इसलिए वो बिजनेस वर्ल्ड में मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर था। उसने 15 मिनट का ब्रेक लिया था अपने काम से ताकि वो खुद को कुछ रिलैक्स कर सके। चलिए कमरे में तेजी से दाखिल होकर उसकी सोचों का तसलसल तोड़ने वाला जसीम था। कैसा है मेरे यार? तुम कभी नहीं बदलोगे। वो जो आरामदा हालत में रिवॉल्विंग चेयर पर आंखें बंदे बैठा हुआ था। जसीम को अंदर आते देख के बोला, बस क्या करूं, अपने भाई को जो क्या। वो जोर से उसे भेज गया जो हाथ तलाए खड़ा था। कब तक पाकिस्तान? बस 2 महीने तक, फिर वापस। वो कुर्सी पर उसके सामने आरामदा हालत में बैठते हुए बोला, अच्छा चले शराफत से मुझे उस दिन जो कुछ तुम बताने के लिए आए थे वो सब कुछ आज बता दो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो। मैं हट्टू तो सारी बात सुनना चाहते हैं। वो दुनिया के सामने लाख अपने चेहरे पे मकबूता चढ़ा के रखता था, मगर जसीम के सामने वो एक खुली किताब की तरह, जैसे वो खुद को चाह के भी छुपा नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। वह तो उससे यही बात करने आया था, मगर मुझे वापस जाना पड़ा। रसफर यार ने उसे सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बता। जैसे सुनकर जसीम कुछ लोगों के लिए खामोश रहा। तेरी पूरी कहानी सुनने के बाद जो बात मेरे पल्ले पड़ी है वो ये है कि इस कहानी को चलाने वाले 2 लोग थे। एक थी फलक मजीद और दूसरी थी सारा दिलावर।
जिनके बोरे बने तुम दो, यानी मनसा मजीद और असनन यार। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की अपनी बहन के साथ मिली हो और ये किसी तरह का कोई जाल हो मुझे फंसाने के लिए। वो जैसे तहैया कर चुका था मनसा इस सब में भी गए। उसके जज्बात हनोज सर्दोजामद थे जसीम के सामने। सारा गनों थे। भाग गई इंग्लैंड अपने बाप के साथ। यहाँ से पारिक होकर मेरा वहीं जाने का इरादा उसे निमिटेगा। उसकी आंखों के सामने सारा का पार्टी में जगमगाता सरापा समाया था। उसने मच्छियों को जोर से भींचा था। वैसे सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने खुद सुना था अपने कानों से कि भाभी माँ डॉक्टर के पास गई है और तूने कहा था इतनी जल्दी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुले अंदाज में बातें कर रहे थे, जैसे कोई आम बिजनेस डिस्कशन। उनकी सारी जिंदगी ही बाहर गुजरी थी, इसलिए वो बहुत सारी बातों में बेबाक थी। मैंने मीर से दोबारा इस बारे में पूछा नहीं। दूसरी बार वो तेरी भाभी नहीं। चेहरे पर बेहद संजीदगी ने गहराव कर लिया था। आंखों की चमकती रोशनी मध्यम पड़ गई थी। जहाँ चट्टानों से सख्ती छा गई थी। वो खड़ा हुआ था अपने ऑफिस में नस्ब शीशे की दीवार के आगे। क्यों डूट? जसीम उसके पीछे खड़ा हुआ था जो पेन की जेबों में हाथ डाले खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। मैं बेशक दिखने में बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, बट मैं अंदर से काम पाकिस्तानी, जिसका खमीर मशरकी है। अगर वो बात में जरा भी सदाकत होगी तो बहुत गलत हो जाएगा। उसकी आवाज़ में छुपी पुख्तगी उसकी आंखों से दिख रही थी, जिसके चेहरे के उतार चढ़ाव मुसलसल जसीम देख रहा था। इससे ज़्यादा क्या गलत होगा उस लड़की के साथ? अगर वो लड़की प्रेग्नेंट होगी और ऊपर से वो मासूम निकले तो फिर असफर यार क्या करेगा? वो जैसे उससे उकसान आता, उसके दिल की बात उसके मुंह से निकलवाना चाह रहा था। उसे जैसे यकीन था इस पत्थर में जोंक लग गई है, मगर असफर यार उसे मानेगा नहीं। तो फिर मनसा मजीद को दुनिया की कोई ताकत भी मुझसे जुदा नहीं कर सकती, अगर वो खुद चाहे तब भी। उसके तने मगरूर नकूश जसीम को बहुत कुछ समझा गए थे। इस ग्लेशियर को पिघलाने वाली दुनिया में आ गई थी। मगर ये भी हो सकता है तुम्हारे बच्चे की बचपन यार की दुखती रग पे पाँव रखे जिसने उसके लफ्ज़ों को बुरी तरह टूका था। सोचना भी मत। उसकी पाकीज़गी का मैं खुद गवाह। मनसा मजीद की जिंदगी में आने वाला मैं घने मूंछों तले लब सख्ती से पीछे उसके गुस्से का पता धीरे थे। काम डाउन भी हो। वो उसके गुस्से को दहका चुका था, जिसे अब वो ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नामुमकिन था। तुम्हारे वास्ते का हाल सिर्फ यही है कि फलक से करवा। वो किस तरह? उसे काफी देर से तलब हो रही थी। वो सिगरेट को सुलगाते हुए बोला, जस्ट किडनैप हर। उसकी बात सुनकर सिगरेट पीते असफरत यार के लबों को मासूम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। मैं माफिया ग्रुप का कोई गैंगस्टर नहीं जो लोगों की बेटियों को घरों से उठवाऊं। मुझे सिर्फ तलाश उस होटल के मैनेजर की। जिस दिन वो मेरे हाथ लग गया ये सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मनसा मजीद यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में है? आई रियली वांट टू मीट हर। वो पुरजोश हुआ था उस लड़की से मिलने के लिए जिसने इस वाली यार की जिंदगी में तहलका बचा दिया था। एक ऐसे खामोश समंदर में तरतम पैदा किया था जो काफी अरसे से बिफरा नहीं था। आई डोंट नो। वो सीट पर मुस्तरब सा बैठा सिगरेट फूकने लगा। व्हाट? जसीम का मुंह खुला रह गया, जो हवा में उस सिगरेट के धुएं से मरगोले बनाता दिख रहा था। यार रियली डोंट नो इज शी ऑसम। वो मुझे 3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस रूम में मिली थी, फिर उसके बाद मैंने किसी से नहीं पूछा वो कहाँ किसके साथ है, क्योंकि असल यार के पास मनसा मजीद से भी ज्यादा जरूरी काम है और मैं क्यों पूछूं उसके बारे में। वो सफाकी पे उतर आया था जिसकी आंखें कुछ और ही बयान करी थी। आगे मिस्टर एगोस्टिक पर्सन मैं खुद मालूम कर लेता अपने यार मीर से। वो मुझे बताएगा मनसा मजीद इसको किस डिपार्टमेंट पे। आखिर वो आपके बॉस है तो फिर वो किसी और के अंदर क्यों काम कर रही है? जैसी तुम उसे मेरे सर पे मसलत नहीं कर सकते। वो पत्थर बना वहीं खड़ा था। ये तो वक्त बताएगा इस पर यार। वो मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल से मीर बख्श को कॉल करके बुलाने लगा। फाइल्स को मुकम्मल करने के चक्कर में वो लंच ब्रेक भी भूल चुकी थी। उसने पूरा दिन लगा के सारी फाइल्स को मुकम्मल किया था, जिनका सारा डेटा वो कंप्यूटर में अपलोड करने के बाद अपनी सीट से उठी थी। उसके पाँव मुकम्मल सुन हो चुके थे। उसने टेबल को थाम के चलने की कोशिश की थी, तभी साथ किसी चिन्ह की तरह नगुदार हुआ था। काम हो गया? वो अपनी आईब्रो को सुकेड़ के बोला। यस सर। वो लंबी सांस लेके बोले, ठीक है आप 6th फ्लोर पे जाओ, रोजे से कहो मैं बुला। वो मेरा फ़ोन नहीं उठाए। उसके चेहरे में मकरूम मुस्कुराहट थी। मनसा का खून खड़ा था। अब एक्सटेंशन पे कॉल करके उसे नीचे बुलवाने। उसने दाम पीस की बोला, सॉरी मेरी जान, ये इसका मेरा पर्सनल मैटर है जिसमें मैं रिसेप्शनिस्ट को शामिल नहीं कर सकता। तो मैं भी आपके असिस्टेंट हूँ, सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए, ना कि पर्सनल। उसने जरा की थी। तुमसे मैं कुछ भी पर्सनल नहीं।
उसने वाहियाती से फ्लाइंग किस की थी। बंसा ने यहाँ से जाने में ही आखिर समझी। वो तेजी से अपने ऑफिस से बाहर निकली थी, अपने पैरों को कोसने लगी जो आज गलती से हाई हील्स पहन आई थी, क्योंकि घर से निकलते वक्त उसके पास सिर्फ चंद जोड़े और 2 जूतियां थी जो गुलाम असद की बीवी ने उसे ला के दी थी। वो फर्स्ट फ्लोर से छठे माले पर रोजी को बुला कर रही थी। वो हाँफती थी कि हरी सी वापस नीचे अपने केबिन में आके बैठी, जिसे साद ने सुबह से तिकनी का नाच नचाया हुआ था। बोलो मीर, बंसा मजीद कहाँ है? सर जी वो साद अहमद राव के अंडर काम करती हैं। मीर बख्श और जसीम की गुफ्तगू से वो बिल्कुल लाताल्लुक बैठा हुआ था। क्या वो साद अहमद राव के जानने वालों में से ही? नहीं सर, जिस दिन बीबी को उनकी वालदा ने घर से निकाला था, उनके ड्राइवर ने अपने बेटे की क्वार्टर में रखवाया था, जिसका मालिक साद अहमद राव है। उसे किसी तरह मालूम हो गया कि वो बिजनेसमैन मजीद साहब की बेटी है, तो उसे ट्रैप करके यहाँ पे नौकरी रखवा दी। किस चीज़ का ट्रैप? असफनिया चेहरे पर तनाव लिए नागवारी से पहली बार उनकी गुफ्तगू में बोला था। सर, इस बारे में अभी तक मेरी खबरें ने कुछ मालूमात नहीं दी। मीर बख्श की लहजे में फसियाहट थी। तो तुम्हें क्या मालूम है मीर? तुम ऐसे करो, मेरी सीट पे बैठ जाओ और मैं सारी खबरें लेके आता हूँ, ठीक है? जसीम अपनी मुस्कुराहट रोके असफनियार की झंझलाहट को देख रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस एहसास से आ रही इंसान के अंदर मोहब्बत का कीड़ा जाग गया है। मुंह मांगा पैसा खिलाओ उसके नौकरों, अंदर की सारी बातें करना, मुझे सब कुछ जानना उसके बारे में। उसका लहजे सर्द मगर आंखें शोले उभर रही थी, जिसके दिमाग में लफ्ज़ ट्रैप अटक गया था। साथ की एक बार फिर बुलावे पर वो अपने अंदर उबलते गुस्से की खौलल को दबाते हुए उसके ऑफिस के बाहर दस्तक दे रही थी। कम इन। इजाज़त मिलती वो अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ उसे 100 वर्ड का झटका लगा था। साद और रोजी को देख गई, जहाँ वो सरात से नजरों पर साफिया बदल गई। रोजी बड़े दहलने के साथ उसकी गोद में बैठी साद के वजूद से लताफत हासिल करने में मसरूफ थी। वो हयान खौफ से चेहरा झुकाकर जो बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस कर गई, वो तेजी से बाहर निकलने लगी। जब इस साद ने रोजी को पीछे किया तो डार्लिंग 1 सेकेंड, वो रोजी को खुद पे से उठाता हुआ मंजर के चाहने पड़ा था, जो उस पर फट पड़ी। आपको शर्म आनी चाहिए मुझे बुलाने से पहले। वो वैश्य जरा सी गज़बनाक अंदाज में बोला। इसमें मायूब बात क्या है? मैंने वही किया जो तुम भी करती हो। फर्क सिर्फ इतना है, मैं ऑफिस के रूम में कर रहा, तुम होटल के कमरे में करती। वो कदरे उसकी जानिब झुका मायने की इस अंदाज में बोला, जो रोजी के सामने अपनी जनाजा इज्जत का निकलते देखकर खामोश हुई थी। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। मंजर की सर्द और बेतासर आवाज सुनकर रोजी बखला गई थी, मगर साथ पे ताहनोस कोई असर नहीं होता। अभी मैंने तुम्हें अपना घटियापन दिखाएगा। कमीन की मुस्कुराहट ही वो उसका अनार की तरह लाल होता चेहरा देखने लगा। उसकी तमस पर उड़ाती नजरें उसे जलाकर खौफस्तार करना चाहती थी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो खुद पे जब्त करती हुई बोले। बहुत ज़रूरी काम था तुमसे। मुझे रोजी की लिपस्टिक का ब्रांड पसंद नहीं आया, इससे तुम्हारा टेस्ट करना चाहता। आया अच्छा है क्या बुरा? उसका हाथ अपने सिमट बढ़ता हुआ देखकर वो हिरासा हुई थी। खबरदार जो हाथ में सिमट पड़ा है। वो बिना खौफ और डर इश्तियार में बोली, तो क्या कर लो? खबासत बड़ी नजरें उसी पर जमी थी। मैं तुम्हारी शिकायत हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो लगाऊंगी, जिनमें से एक मेंबर शायद मैं भी हूँ। वो दो तो मुस्कुरा के बोला, तो फिर मैं यहाँ के सीईओ को शिकायत लगाऊंगी। उनसे बड़ा तो कोई नहीं ना यहाँ। वो आजिज़ होकर बोली, जिसे सुनकर कुछ लम्हों के लिए साथ भी गूंगा हुआ था, मगर वो कमाल अधिकारी से फौरन मुस्कुराया। अगर तुम यहाँ से बॉस के पास जाओगे तो मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा इश्तिहार देने। वो एक बार फिर उसकी दुखती रग पे पाँव रख चुका था। जाओ जाके मेरे लिए कॉफी बना के ला। वो अपनी नाजुक हाथों की मुट्ठियों के पीछे ऑफिस से बाहर निकली थी। बंसा मजीद से मिलने का प्रोग्राम फिलहाल जसीम मिलते भी करता यार के साथ ऑफिस से बाहर निकला था। जब वो एकदम रुका था, वो जसीम ने उसकी सवालिया नजर से देखा। तुम चलो मैं आया। वो उसके चेहरे से कुछ अखस नहीं कर पाया, इसलिए मीर के साथ पार्किंग की तरफ चला गया। उसे एक गुमान गुजरा था जैसे उसने बंसा मजीद को देखा था। मेरा राह से गुजरा था, गुमान ये हुआ कि तुम गुजरी थी। गलियों में रंगीन फूलों का बहार साथ लिए चली थी। वो तेजी से अंदर वापस बढ़ा था। ये नहीं था वो किसी से डरता था, मगर वक्त का तकाजा यही कहता था। अभी उसे दिमाग की सुन रही थी। वो ऐन उसी जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ उसने मनसा को देखा था, मगर खाली कॉरिडोर उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने चारों सिमत अपनी बेचैन नजरें दौड़ाई थी, मगर वो तो जैसे हवा में तहरील हो गई थी। सही वाल समथी जाने कहा से मैनेजर उसके पीछे घबराया हुआ है। नहीं, अब अपना काम करे, मुझे जरूरत होगी तो मिलवाना। दाएं जाने बने दरवाजे को अंदर से नीचे धकेलता वो सीढ़ियाँ उतरा था। ये गोया सन्नाटे वाली जगह थी जहाँ अमूमन आम स्टाफ को आने की इजाजत नहीं थी। ये ज़्यादातर मेंटेनेंस के सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। बहुत देर से निकल कर जैसी रोशनी में आया, तभी उसकी जैसी तलाश खत्म हुई थी।
एक तेरी तलाश थी सदियों से मुझको, वरना मैं तो बहुत मुकम्मल था। मगर उसके मिलने पर वो मजीद बेचैनी का शिकार हुआ था, जो दीवार से सर दिखाए आंखें मूंदे रोने में मशगूल थी। उसका जिस्म नरस रहा था। नीचे कारपेट पे बिखरी फाइलें भी उसके साथ नहा कराती। असफनिया ने सरसरी सी नजर उसके सिरापे पर डाली। वो आज फिर उसी सफेद लिबास में थी। लंबा कद, तीखी नाक, सिर्फ सफेद रंगत की मालिक, काले घने बालों की चिट्ठियां बनाई, वो कोई मूरत लग रही थी। वो कोशिश के बावजूद इस लड़की को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तभी मनसा को अपनी पुष्ट पर गर्म शुआएं लपकती महसूस हुई थी। एकदम गर्दन मोड़ कर देखा, नजरें सीधी उस तक गई जिसके सुबह से काले सूट के चर्चे थे। वो ढटकी थी इन बोलती आंखों से। उसके जहन के पर्दे पर कुछ देर पहले वाला मंजर किसी फिल्म की तरह चला था। उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से पीछा था। यही तो था सबकी वजह जिसकी वजह से सादा अहमद रॉन उस पर जिंदगी तंग करती थी। तमाशा बनाने का तुम्हें बहुत शौक है जो यहाँ पे खड़ी होकर रो रही हूँ। वो पैंट की जेब में हाथ डाले उसे गौर से देख रहा था, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसमें गुस्सा उब कर आया था। वो नीचे झुकी थी और बिखरे कागजों को फाइल में बंद करती खड़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर सुनियार के खूबसूरत चेहरे पर सख्ती तराई थी। गुस्से से मुठिया पीछे वो 2 कदम उसके नजदीक हुआ था। आज से पहले उससे किसी ने भी इस तरह इस लहजे में बात नहीं की थी। जब असफनिया ने बिना कोई लम्हा ज़ाया किए उसे एक झटके से अपने हिसार में लिया था। मंजा घबराई थी उसकी खतरनाक तेवर देखकर। उसका दिल 120 की रफ्तार से तेजी से धड़कने लगा। You know what? तवज्जो कुछ खास थी असफनिया की, जो मुसलसल जोर आजमाई करी थी उसके हिसार में उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए। In these days you are my exclusively personal business, मंसा मजीद। असफनिया की इतनी सर्द आवाज़ पर मंसा को अपनी रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट महसूस हुई थी। वो नरस रही थी उसके जा रहे हाथ लम्स पर। भी क्या तरीका है बात करने का, छोड़े मुझे। उसे अपनी नाजुक कमर में असफनिया की उंगलियां खुपती हुई महसूस हुई थी। वो दर्द से कराही थी, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर उसके हाथों में खुद बहुत नरमी तराई थी। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा फेस सीटर। उस दिन तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ कुछ सच्चाई लगी थी, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम अब ऑफिस नहीं होगी। मगर इस पर गलती होगी, क्योंकि तुम 2 दिन बाद ही वापस ऑफिस आ गई। असफनिया का जहन खुंदा लहजा मंशा को साकत कर दिया। उसकी गर्म सांस से मनसा मजीद को झुलसाने निकली, जिसके पास से सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली सी खुशबू आ रही थी। असफनिया की इन कटीली बातों पर मनसा ने पहली बार अपनी घनेरी बीकी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा था, जहां आज फिर एक बार मुकाबिल का दिल हलकोरे लेती आंखों में कहीं अटका था। वो रोते हुए मुस्कुराई थी। दिल तो है बेखबर, आंखों में छुपी एक बात है। तुम रोते हुए हंस देना, ये भी इकरार है। आप जानना चाहते हैं ऐसे क्यों हो? क्योंकि आपकी वजह से किसी ने मुझसे कहा कि मंसा मजीद लावारिस हो, जिसकी घर वालों ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। उसकी आवाज़ में लर्जिश नुमाया थी। वो मुसलसल रो रही थी। उसका जिस्म नरस रहा था असफनिया के हाथ तक। कुछ जख्मों का भी सिलसिला था, कुछ दिल का दर्द भी गहरा था। हम दोनों ही मिल गए यूं इस तरह, कुछ धोखे का भी साथ। इसलिए मुझे 2 दिन बाद ऑफिस में होना पड़ा, क्योंकि बकौल उस इंसान की मैं अब एक माले गनीमत बन गई जिसमें हर कोई हाथ सॉफ कर सकता है, क्योंकि मेरे सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं। मनसा की बातें किसी तीर की तरह उसके दिल में घुली थी। वो पत्थर का मुजस्मा बन गया था जिसने मनसा को अपनी गिरफ्त से आजाद किया था। कुछ था कहना, पर लफ्ज शायद थक देते। पत्थर का मुजस्मा जब दिल से जुदा हुआ, वो हवा के झोंके की तरह उसके नजदीक से गुजरकर बाहर निकल गई थी।